A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलते हैं जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द किस तरीके से नाजी आइडियोलॉजी जो है वो क्रॉप अप होती है जर्मनी में और किस तरीके से हिटलर का आगमन होता है। तो इससे पहले वाले जो 2 चैप्टर्स थे हिस्ट्री के, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, उसमें हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में बात किया था। इस चैप्टर में हम बेसिकली बात कर रहे हैं जर्मनी में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे थे और ये उस टाइम पीरियड की बात हो रही है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक के टाइम पीरियड की हम बेसिकली बात कर रहे हैं। इस चैप्टर के पहले पार्ट में हम लोगों ने बात किया कि किस तरीके से पहली जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद क्या हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है जर्मनी जो है उसको काफ़ी सारे उसके ऊपर ट्रीटीज़ लगा दिए। उसको जो है ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन करना पड़ता है जर्मनी को, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार जाता है। जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस होती है वो जो है उसके में काफ़ी सारे हार्श मेजर्स जो है जर्मनी के ऊपर लगाए जाते हैं। जर्मनी की जितनी भी कॉलोनीज़ होती हैं उसको एनेक्स कर लिया, मतलब उसकी जो कॉलोनीज़ थी उससे ले ली जाती हैं। उनके जो कोयले के खदाने हैं वो ले लिए जाते हैं। उनका बहुत सारा जो एरिया है वो एनेक्स कर लिया जाता है उन पावर्स के द्वारा जो वर्ल्ड वॉर में जीते थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जर्मनी के ऊपर काफ़ी हैवी फाइन लगाया जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि जर्मनी की इकोनॉमी भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला था। 1918 में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन की जाती है। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा हार्श मेजर्स लगाए जाते हैं। उसके बाद 1919 में जर्मनी के अंदर होती है वीमर रिपब्लिक की स्थापना। जो वीमर रिपब्लिक था उसके अपोजिशन वाली जो पार्टी थी, कुछ लोग तो थे वो जो वीमर रिपब्लिक को पसंद नहीं करते थे। जो वीमर रिपब्लिक था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। क्यों ये सारी प्रॉब्लम्स थी? क्योंकि वीमर रिपब्लिक जो गवर्नमेंट जो थी, जो स्थापना हुई थी, पार्लियामेंट की जो स्थापना हुई थी जर्मनी में, ऑल्दो दैट वाज अ डेमोक्रेटिक फेडरल गवर्नमेंट बट स्टिल दैट वाज अनपॉपुलर। अनपॉपुलर इसलिए थी क्योंकि देश के अंदर, जर्मनी के अंदर बहुत सारे हार्श मेजर्स थे। लोगों को लगता था कि जो वर्ल्ड वॉर 1 में वो हारे हैं उसका कारण जो है ये वाले लोग हैं जिन्होंने वीमर रिपब्लिक को बनाया है। वो ग्रुप ऑफ पीपल, उन्होंने उनको अलग अलग नामों से भी बोला। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। इकोनॉमी मेजर्स जो है जर्मनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लगाए गए थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जर्मनी के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस भी आता है। तो 1929 में जो है जर्मनी के अंदर, उससे पहले आपने देखा था 1923 में जो है जर्मनी अपना जो उसके ऊपर फाइन जो पे करना था वो नहीं पे कर पाया था, जिसकी वजह से यूएस ने उसको हेल्प किया था। यूएस से उसने लोन्स लिए थे। क्योंकि अब उसने यूएस से लोन ले लिए थे तो जो 1929 का जो डिप्रेशन की स्टार्ट होती है वो यूएस से होती है। तो यूएस में जब डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुआ, तो जर्मनी उसमें से अपने आप को नहीं बचा पाता है। तो यूएस के अंदर भी क्राइसिस आता है और जर्मनी के अंदर भी बहुत बुरा क्राइसिस आता है, क्योंकि जर्मनी ने सारे के सारे जो लोन्स थे वो यूएस से लिए हुए थे, राइट। उस क्राइसिस की वजह से जर्मनी के अंदर हो जाती है, फेल हो जाती है डेमोक्रेसी। ये हमने देखा था। हिटलर जो है, अब हमने हिटलर के बारे में पढ़ा था। हिटलर जो है 21 में हिटलर ने वर्ल्ड आर्मी ज्वाइन की थी। उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर में 1914 के आसपास जो है जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तब उससे पहले हिटलर ने आर्मी ज्वाइन की थी। तो आर्मी जब जर्मनी हारा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो उससे हिटलर बहुत ज़्यादा परेशान था। और जब वर्साइली वाली जो ट्रीटी साइन होती है उससे हिटलर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो 1921 में हिटलर ने बनाई अपनी नाजी पार्टी और 1933 तक आते आते जो हिटलर है जो चांसलर बन जाता है, उसकी गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी में आ जाती है। 1933 के फरवरी में एक फायर डिक्री साइन की जाती है और 1933 में एक इनेबलिंग एक्ट भी साइन किया जाता है। इस इनेबलिंग एक्ट के साइन करने के बाद हिटलर जो है वो फुल ब्लोन पावर में आ जाता है। 1933 में ही हिटलर जो है लीग ऑफ नेशन से भी विड्रॉ कर लेता है जर्मनी को और 38 में इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी को इंटीग्रेशन कर लिया जाता है। वो सारे 1 नेशन 1 पीपल 1 रूल वाला नारा दिया जाता है ऑस्ट्रिया को एनेक्स करके कि भाई जो सारे जर्मन स्पीकिंग पीपल है उनको साथ में रहना चाहिए। 1939 में जो है वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। हिटलर जो है इन्वेड कर देता है पोलैंड को। 1940 में ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन होता है किस किस के बीच में? जर्मनी के बीच में, ऑस्ट्रिया के बीच में एंड जापान के बीच में, ठीक है। तो ये सारा का सारा ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हो जाता है। 1941 में जापान के ऊपर जो है जापान जो है
यूएस के 1941 में सबसे पहले क्या होता है, जर्मनी जो है यूएस के ऊपर हमला कर देता है। वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित होता है, बिकॉज यूएस जो रशिया है उस टाइम बहुत पावरफुल था, वो जर्मनी के उस एरिया को एनेक्स कर लेता है और जर्मन आर्मीज़ को हरा देता है। और यहाँ से क्या होता है, यूके जो है वेस्टर्न फ्रंट पे भी उस जर्मनी को अटैक करना शुरू कर देता है। अब जो है जापान को लगता है कि अब तो मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तो जापान क्या करता है 1941 में यूएस के ऊपर अटैक कर देता है, पर्ल हार्बर वाला जो अटैक है। इसका बदला यूएस से जो है 1945 में लेता है। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब डाल दिया जाता है और इसी से एंड होती है वर्ल्ड वॉर, जो 39 में शुरू हुई थी और एंड होती है 1945 में। तो अब तक के चैप्टर के इस पार्ट में हमने ये पढ़ा था। इस चैप्टर के पार्ट नंबर 2 में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि नाजी जो है वर्ल्ड वाइड किस तरीके से वो उनको देखा जाता था। नाजी आइडियोलॉजी क्या थी? नाजी आइडियोलॉजी ये कहती थी कि देयर इज़ नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल, कुछ रेस सुपीरियर है और कुछ रेस इन्फीरियर है। ये नाजी आइडियोलॉजी कहती थी। वो कहती थी कि कुछ जो सुपीरियर रेस है सिर्फ उन्हीं को अधिकार है जिंदा रहने का, बाकी जो भी रेस है, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है वहाँ पर। उनके अकॉर्डिंग जो ब्लू आई ब्लॉन्ड जो जिनके बाल हैं, जिनके बाल ब्राउन कलर के हैं, ब्लू कलर की आइज़ हैं, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो हैं वो सुपीरियर रेस है, उनको टॉप मोस्ट लोकेशन मिलना चाहिए हायरार्की में। बाकी के सब लोग हैं इंक्लूडिंग ज्यूज़ और बाकी के सब लोग, वो सब जो है वो किसी काम के नहीं है, उनको मतलब किल कर देना चाहिए। ये उनकी आइडियोलॉजी थी। हिटलर जो था वो जस्टिफाई करता था रेसिज्म को। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट उसको उठाता था, किसका एग्जाम्पल देता था? चार्ल्स डार्विन का एग्जाम्पल देता था। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी देता था कि भाई जो जर्मन रेस है, जर्मन आर्यंस जो हैं वो सर्वाइवल, उनको वो एकदम फिट लोग हैं, उन्हीं को सर्वाइव करने का चांस मिलना चाहिए। बाकी की जितनी भी रेस हैं वो सब इन्फीरियर रेस हैं। तो हिटलर ये बोला करता था, ये देखिए ये जर्मन नॉर्डिक फीचर्स हैं, ये वाला जो ये पर्सन आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसे ब्राउन से बाल होंगे, इस तरीके के फीचर्स होने चाहिए। आई डोंट नो डिटेल में तो क्या है, लेकिन आप इस फोटो को देख के समझ सकते हैं ये एक जर्मन जो आर्यन जो फीचर होने चाहिए वो इस पर्सन के हैं। ये देखिए ये एक वुमेन जो है कि दूसरी एक लेडी को एग्जामिन कर रही है कि इसके अंदर जर्मन नॉर्डिक फीचर्स हैं या नहीं है। अगर होंगे तो इसको ज़िंदा रहने दिया जाएगा, अगर नहीं होंगे तो इसको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे शुरू हो चुकी थी। नाजी जो थे आर्ग्यू करते थे कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेस जो है वही सर्वाइव करेगी, आर्यन रेस जो है वो अपनी प्योरिटी को मेंटेन करना चाहिए, और बाकी की जो रेसेस हैं अगर उनको ज़िंदा छोड़ दिया गया तो हमारी रेस को ख़राब कर देंगी। तो ये उसकी थॉट प्रोसेस था। ही बिलीव दैट द न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड। उसको लगता था कि हमें नए नए टेरिटरीज़ को एक्वायर करना चाहिए, हमें एरिया जो है उसको, अपनी जो मदर कंट्री है उसके एरिया को बढ़ाना चाहिए। इट वुड एनहांस द मटीरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन। तो वो जर्मनी की पावर को बढ़ाने में लगा हुआ था। वो एक्सटेंड करना चाहता था जर्मन बाउंड्रीज को, मूविंग ईस्टवर्ड टू कॉन्सेंट्रेट ऑल जर्मन जोग्राफिकली इन वन प्लेस स्टार्टिंग विद पोलैंड। तो पोलैंड में वो सोचता था कि इस जगह पर सारे के सारे जर्मन कॉन्सेंट्रेटेड रहें, लेकिन वो ईस्ट वेस्ट सब जगह पे जो है टेरिटरीज़ को एक्वायर कर ले। तो एक एस्टैब्लिशमेंट होता है एक रेशियल स्टेट का। तो नाजीज जो होते हैं दे वांटेड टू क्रिएट अ एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग द अनडिज़ायरेबल। अब ये अनडिज़ायरेबल कौन थे? फिजिकली उसको एलिमिनेट कर दो, मतलब वहाँ से उनको उठा के दूर भेज दो, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दो और लेटर ऑन उनको किल कर दो। ये उसकी पॉलिसी थी। तो ये अनडिज़ायरेबल में कौन कौन आता था? अनडिज़ायरेबल के अंदर आते थे जो सारे के सारे ज्यूज़ आते थे, जिप्सीज आते थे, ब्लैक पॉपुलेशन आती थी। ये सब के सब लोग जर्मनी के नाजी लोगों के लिए अनडिज़ायरेबल लोग थे। जर्मनी के खुद के लोगों के बीच में से अगर कोई डिसेबल है, किसी को कोई बीमारी है, उन लोगों को भी वो अनडिज़ायरेबल मानते थे और उन लोगों को भी उठा के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता था। तो ये रेशियली इन्फीरियर उनको मारा जाता था और वो सुपीरियर जो आर्यन रेस है उसके लिए थ्रेट माना जाता था। उनको लगता था कि हमारी रेस जो है इम्प्योरीफाई हो जाएगी। जर्मन के जो थे, इवन रशियंस एंड पोल्स, ये जो थे ना रशियंस और पोलैंड के लोग, इन सबको भी ये इन्फीरियर मानते थे जर्मनी के लोग। तो जब जर्मनी ने ऑक्यूपाई किया पोलैंड को और रशिया के पार्ट्स को, तो उनके जो लोग थे, जो उनके सिविलियंस थे, उन्होंने उनको स्लेव्स की तरह काम करवाया। उनको मतलब उन्होंने इक्वल सिटीजन का दर्जा नहीं दिया। उन्होंने कहा था ये लोग भी इन्फीरियर हैं। सिर्फ जर्मन के जो वहाँ के लोग रहने वाले थे ना, उनके जो फीचर्स थे जर्मनी के, सिर्फ वही जो लोग हैं वो रहने के लिए लायक हैं, बाकी सबसे बड़े जो उनके आर्च एनिमीज़ थे वो थे ज्यूज़। उनको लगता था ज्यूज़ जो है वर्स अफेक्टेड थे, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे नाजी। तो दे हैव बीन स्टीरियोटाइप एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट। उनको बोलते थे कि भाई ये वो लोग वो हैं ज्यूज़ जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को मारा है। इनकी अपनी थ्योरीज थी। इतनी सिंपल तरीके से सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से हम इतनी डिटेल थ्योरी को नहीं पता कर सकते कि एक्चुअल में उनके दिमाग में क्या चलता था। उतना डिटेल एक तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता भी नहीं करना,
अगर कोई किसी को स्पेशल क्यूरोसिटी है तो वो स्पेशल बुक्स जाके पढ़ सकता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है सिर्फ जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ज्यूज़ जो हैं वो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगते थे, वो उनको किलर ऑफ क्राइस्ट मानते थे, राइट। तो ज्यूज़ को अलग से जगह दी जाती थी कि वो सिर्फ वहीं रह सकते हैं, उनको गेटोज बोला जाता था और वो किसी भी जगह पे नहीं रह सकते। स्कूल में से जो होते थे उनके बच्चे, उनको निकाल दिया जाता था, उनको निकाल के सबको एक जगह पे गेटोज में भेज दिया जाएगा। लेटर ऑन गेटोज से उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा गया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप से उनको सीधा किल कर दिया गया। हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो हिटलर जो था उसको ज्यूज़ के साथ हेटरेट था। जो उसका हेटरेट का रीज़न था वो बड़ा ही सूडो साइंटिफिक थ्योरीज थी। उसको लगता था कि ज्यूज़ अगर अपना कन्वर्जन भी कर लेना, ज्यूज़ क्योंकि ज्यूज़ रेडी थे मरने से, तो अच्छा है ना कि वो कन्वर्जन कर रहे। वो कहते थे कि भाई हम कन्वर्ट होके वो बन जाते हैं, जो आप चाहते हैं जर्मन हम वो बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, कन्वर्जन भी कोई सॉल्यूशन नहीं है उनका। वो हिटलर को लगता था कि सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि इनको ख़त्म कर दो और सिर्फ एक ही रेस फ्लरिश करे जो कि जर्मन नॉर्डिक रेस है। तो टोटल एलिमिनेशन की पॉलिसी उसने अपनाई। तो 1933 से लेकर 1938 तक नाजी ने टेरराइज, पॉपराइज एंड स्टैग्रीगेटेड द ज्यूज़। उन्होंने उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को ले लिया, उनको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया। 39 से 45 तक नाजीज एम्ड एट कॉन्सेंट्रेटिंग ज्यूज़ इन सर्टन एरियाज एंड इवेंचुअली किलिंग दैम इन गैस चैम्बर्स। तो उसने 2 फेजेस में काम किया। 33 से लेकर 38 तक उसने क्या किया, उनको टेरराइज कर करके उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फिस्केट कर लेना। 39 से लेकर 45 तक उनको जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला था उनको धीरे धीरे करके सबको एलिमिनेट कर देना। तो एक रेशियल यूटोपिया चल रहा था। अब ये रेशियल यूटोपिया अगर आपको चलाना है तो आप कैसे करोगे? ये जीनोसाइड और वॉर जो है उसने एक तरीके से उसको बोल दिया था। जो गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पे जर्मनी की, वो इस तरीके के मेजर्स लेती थी कि वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन के दिमाग के अंदर इस तरीके के प्रोसेस को डालना है। उन्होंने शुरू कर दिया था कि जो नाजी गवर्नमेंट कर रही है वही एकदम सही कर रही है। जो पोलैंड वाला जो पोलैंड के लोग थे उन्होंने उनको भी कैप्चर कर लिया, उसको भी वो अनडिजायरेबल मानते थे। बहुत सारा जो पोलैंड था, द ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड अप एंड मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज अनेक्स टू जर्मनी। वो नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड जो है वो जर्मनी का पार्ट बन गया था। एथनिक जर्मन्स ऑक्यूपाइड द होम्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोल्स। तो जो पोलैंड वाले लोग थे उनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ भी ले ली जाती है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, राइट। ये देखिए, ये एक उस टाइम की एक ट्रेन बनाई गई है। इस ट्रेन का यूज़ कैसे करते थे, वो एक फ्रेट कार है ये एक तरीके की, जिसमें सारे ज्यूज़ को डाल के भर के लेके जाएंगे ये डेथ चेम्बर्स में। मतलब अगर पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ सबसे भयानक क्राइम्स की बात करें तो सबसे भयानक क्राइम्स करने में आता है हिटलर का नाम, जो उसने ये सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में किया। तो स्टेप्स टू दैट, 3 स्टेप में उसने काम किया। एक तो पहला काम किया उसने 33 से लेकर 39 तक एक्सक्लूड किया लोगों को। फिर उसने क्या किया, 40 से 44 तक उसने किया गेटोइजेशन, उसने उनको एक जगह पे डाल दिया। और उसके बाद 41 ऑनवर्ड्स उसने क्या किया, एनिहिलेशन भी शुरू कर दिया। तो उसने 3 स्टेप में काम किया। सबसे पहले उसने क्या किया, एक्सक्लूजन। उसने जितने भी लोग थे जो कि उसको लगता था कि जर्मन रेस से नहीं है, उन सबको उसने एक्सक्लूड करना शुरू किया। मैरिजेस बिटवीन ज्यूज़ एंड जर्मन्स जो थे बिल्कुल फॉरवर्ड हो गई। उनसे बात करना भी क्राइम माने जाने लगा। जो उनके बच्चे थे उनको स्कूलों में से निकाल दिया गया, उन सबको स्कूलों में से निकाल के दूसरी जगह पे भेज दिया गया। ज्यूज़ जो थे, जो भी बिजनेस चलाते थे, उनको बाइकआउट कर दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया उनको गवर्नमेंट सर्विस से। दे वर फोर्स टू सेलिंग एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टीज़ को ले लिया गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। उनके जो कॉलोनीज़ हैं उनके ऊपर अटैक किया गया, उनको मैसेकर किया गया, ये सारी चीज़ें चलती रही। दिस यू कैन रीड फ्रॉम दिस स्लाइड। सेकेंड फेज था गेटोइजेशन में। सारे के सारे जो ज्यूज़ थे और जो वो अनडिज़ायरेबल लोग थे, उन सबको उठा के एक पर्टिकुलर एक कॉलोनीज़ में डाल दिया गया जिसको गेटोज बोला जाता है। और उन सबको येलो स्टार जो है अपने आप को पहनना पड़ता था, आइडेंटिटी मार्क होता था उनके ऊपर। तो दे वर केप्ट इन ज्यूज हाउसेज इन जर्मनी एंड इन गेटोज लाइक लॉर्ड्स एंड वॉर्सॉ इन ईस्ट। तो मतलब अलग से उनको बिल्कुल डिमार्केट करके उनको अलग से जगह पे रखा जाता था। जो गेटोज जो थे ज्यूज़ के, उसके अंदर कंडीशन जो थी वो बहुत ख़राब थी। लोगों को बहुत एक ही जगह पर बहुत सारे लोग रहते थे, वहाँ पे बीमारियाँ फैलती थी, लोग भूखे मर जाते थे, खाना नहीं दिया जाता था। और उसके बाद आता था 41 के ऑनवर्ड शुरू होता है एनिहिलेशन का। इसमें क्या किया जाता है ये आप देख सकते हैं, ये सारे ऐसे रूम्स बना दिए गए हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप के। वहाँ पे लोगों को या तो जला दिया जाता था या तो फिर उनको पॉइजनस गैस दे के मार दिया जाता था। तो इस तरीके की चीज़ें हुई उस टाइम पर जर्मनी के अंदर।
जो यूथ था, अब आप सोचेंगे कि इतनी सारी ब्रुटैलिटी के लिए वहाँ के यूथ ने कैसे मान लिया। उनके जो यूथ है ना, उसको स्कूल्स में क्लीन और प्योरीफाई करने का जो प्रिंसिपल है ना, वो दिखाया जाता था। जो अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन थे उनको हटा दिया गया वहाँ से, वो स्कूल में भी नहीं रह सकते। उनकी स्कूल बुक के अंदर लिखाया जाता था गुड जर्मन कौन होता है, गुड जर्मन बच्चों को कैसा होना चाहिए, उनको ओबीडियंट होना चाहिए, इस तरीके की बातें उनको पढ़ाई जाती थी। 10 साल का होते ही जो छोटे छोटे बच्चे थे, लड़के थे, उनको आर्मी ज्वाइन की जाती थी। 13 साल के लड़कों को फुल फ्लेजेड आर्मी ज्वाइन करा दी जाती थी। लड़कियां जो होती थी उनको ये सिखाया जाता था कि उनको अच्छी लड़कियां बन के रहना, और लेटर ऑन उनको जो ये रेस है, जर्मन रेस है, उसी को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती थी। हिटलर जो था यूथ का एक तरीके से ब्रेन वॉश कर रहा था, मतलब पूरी की पूरी प्लान करके उनकी जो रेस है उसको, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो लोग हैं, उनको प्लान किया जाता था। ठीक है, तो ये देखिए, ज्यूज चिल्ड्रन अराइविंग एट अ डेथ फैक्ट्री टू बी गैस्ड। ये ज्यूज़ के बच्चे हैं, ये वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे गैस में इनको मार दिया जाएगा। ये डिज़ायरेबल चिल्ड्रन है, जो ये हिटलर हैं, ये देखिए उन बच्चों के आसपास खड़ा हुआ है, ये वो बच्चे हैं जो इनको लगता है कि जिनके फीचर्स जो हैं एकदम सही हैं, परफेक्ट हैं, ऐसे ही बच्चे होने चाहिए। तो ये वो बच्चे हैं। मदरहुड नाजी कल्ट में जो विमेन है उसकी पोजीशन भी थोड़ी ख़राब ही थी। जो विमेन होती थी उनको बोला जाता था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके बच्चे होने चाहिए, और अगर कोई ऐसी विमेन होती थी जिसका बच्चा, उसके फीचर्स अगर नहीं मिल रहे हैं, जो कि फीचर्स होने चाहिए नाजी जो लोग जो है जर्मन रेस के जो फीचर्स होने चाहिए, अगर उस बच्चे के फीचर उससे अलग हैं तो उस बच्चे को तुरंत जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा जाता था। उसको नॉर्मल पब्लिक के साथ नहीं रखा जाएगा, और उसकी जो मदर होती थी उसको पनिशमेंट दी जाती थी। तो वहाँ पे जो विमेन होती थी उसको अलग अलग तरीके से रिवॉर्ड किया जाता था। जिसको 4 बच्चे हैं जिसके, तो उसको ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था। जिसके 6 बच्चे हैं उसको सिल्वर क्रॉस दिया जाता था। जिसके 8 बच्चे हैं उसको, या ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको गोल्ड क्रॉस दिया जाता था। और जिन विमेन के 8 या उससे ज़्यादा बच्चे होते थे तो उनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में उसको अच्छी पॉलिसी दी जाती कि ट्रेन में उनको रिजर्वेशन मिलेगा। इस तरीके की पब्लिकली उनको जो है या तो फेवर किया जाता था, या जो जिनके कम बच्चे हैं उनको कंडेम किया जाता था पब्लिकली। तो इस तरीके की पॉलिसीज़ वहाँ पे चल रही थी। ऑनर क्रॉस किया जाता था, क्रॉस बोला जाता था जिसको, जिसके ज़्यादा बच्चे हों तो उसको वो क्रॉस दे दिया जाएगा अलग अलग कलर्स का। तो ये सारा प्रोपेगेंडा चलता था उस टाइम पर जर्मनी में। दिस यू कैन रीड फ्रॉम दीज स्लाइड्स। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं, ऑर्डिनरी जो लोग थे उनके दिमाग में इतना टेरर भर गया था कि एक पॉइंट ऐसा आ गया था जर्मनी में कि लोग जो थे, जो ज्यूज़ थे या जो अनडिज़ायरेबल लोग जिसको कहा गया, उनको लगने लगा था कि जो भी नाजी लोग बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। अब ऐसा नहीं होता कि सभी के सभी लोग वहाँ पे ख़राब थे। कुछ लोग भी जर्मनी, जो नाजी लोग भी थे, जो जर्मनी के लोग भी थे जिसको नॉर्डिक रेस कहा जाएगा, उसमें से कुछ लोग जो थे उनको समझ में आ रहा था ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने आवाज़ें भी उठाई, रेजिस्टेंस भी शो किया, लेकिन उन लोगों की आवाज़ें जो है उनको मार दिया गया। राइट, तो आप यहाँ पे देखेंगे पाशर निमोलर जो है उसको वॉज रेजिस्टेंस फाइटर एट दैट टाइम। उन्होंने रेजिस्टेंस शो किया था तो उसको हिटलर ने किल कर दिया था बाद में। राइट, जो होलोकॉस्ट जो है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला था जब तक वर्ल्ड वॉर का एंड नहीं हुआ था, क्योंकि बाहर के लोग जो है उस टाइम पे जर्मनी नहीं आ पा रहे थे। तो ये जो नाजी का जो किलिंग ऑपरेशन है जिसको होलोकॉस्ट कहा जाता है, इसके बारे में पता चलता है वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। तो कैसे पता चलता है? जिस टाइम पे ये लोग थे जो गेटोज़ में रहते थे, जो अनडिज़ायरेबल लोग हैं, ये अपनी डायरीज़ लिखा करते थे। राइट, तो जो लोग थे वो अपनी डायरीज़ लिखा करते थे, लेकिन जब नाजीज़ को पता चला कि वो वर्ल्ड वॉर में हार रहे हैं 44-45 के आसपास, तो उन्होंने क्या किया, ये सारी की सारी इनके जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। अपने सारे ऑफिस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, डॉक्यूमेंट्स जो रिकॉर्ड है उन सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। लेकिन जो लोग अभी नाजी कैंप में रह रहे हैं उन्होंने क्या किया, वार्शा जो गेटो है, वहाँ पे गेटो है, उसके अंदर देखिए ये एक मिल्क का कंटेनर है। तो लोगों ने क्या किया, अपनी डॉक्यूमेंट्स को छुपा छुपा के, जैसे मिल्क के कंटेनर में डाल के कहीं दबा दिया, किसी स्टोर में फेंक दिया। तो इसके अंदर इस तरीके से जो बाद में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है उसके बाद में जब लोग जर्मनी जाते हैं उनको ये रिकवर हुआ था हिटलर की डेथ के बाद। मतलब जब पूरा नाजिज़म का एंड हो जाता है उसके बाद ये सारी चीज़ें रिकवर होती हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो लोगों ने छुपा दिए थे, जो जला नहीं पाए ये लोग, नाजी लोग, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स हमको बाद में मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है, पूरे वर्ल्ड को पता चलता है कि किस तरीके की एट्रॉसिटीज़ जो हैं उस टाइम पर नाजी लोगों द्वारा की गई थी। राइट, तो आप देख सकते हैं बहुत ही पेनफुल पिक्चर है। आपने बहुत सारे इससे रिलेटेड मूवीज़ भी देखे होंगे, तो काफ़ी पेनफुल पिक्चर है। अब पूरे अगर चैप्टर को हम समराइज़ करते हैं तो आप इस वाले चार्ट से समराइज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वीमर रिपब्लिक की स्थापना हुई। 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है जिसमें फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी हो जाती है जर्मनी में।
21 में हिटलर अपनी नाजी पार्टी बनाता है, 33 में चांसलर बन जाता है हिटलर, फायर डिक्री और इनेबलिंग एक्ट लाया जाता है, 33 में लीग ऑफ नेशन से जर्मनी विड्रॉ कर लेता है, 38 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी जो है साथ में आ जाते हैं। हिटलर जो है पोलैंड को इन्वेड करता है 39 में, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन होता है जापान, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में। यूएसएसआर को अटैक कर देता है जर्मनी 41 में ही पर्ल हार्बर पर अटैक होता है बाय जापान, और 45 में जो है यूएस अटैक कर देता है जापान के ऊपर, क्योंकि जापान जो है उस टाइम पे बहुत पावरफुल था। तो एंड होता है वर्ल्ड वॉर का। ज्यूज़ जो है उसका प्रोसिक्यूशन का ये जो प्लान है इसको भी आप पूरा पढ़ सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया। कंक्लूजन अगर हम देखें तो हम बात करते हैं तो नाजिज्म इज अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन विद एडोल्फ हिटलर एंड नाजी पार्टी। तो पूरा का पूरा जो ये आइडिया है वो हिटलर और उसकी नाजी पार्टी के साथ चारों तरफ घूमता है। तो वर्ल्ड वॉर 2 में जो है जर्मनी हैज़ वेज अ जीनोसाइड वॉर रिजल्टिंग इन मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इनोसेंट सिविलियन ऑफ यूरोप। तो ये जो है ना ये पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत बुरी तरीके से, बहुत ब्लैक, जिसको डार्क फेज कहा जाएगा, वो उसमें देखा जाता है। तो 45 में जर्मनी जो है उसने सरेंडर कर दिया था टू एलीज और हिटलर ने सुसाइड कर लिया था अपने बंकर में। तो अगर आप जाएंगे जर्मनी, अगर कभी आपको मौका मिलता है, जो लोग जर्मनी गए हैं तो आपको ज़रूर पता चलेगा, मैं तो खुद नहीं गई हूँ जर्मनी, बट जो लोग जर्मनी गए हैं उन लोगों ने मुझे बताया है, और आप जर्मनी की हिस्ट्री भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जो हिटलर का जो बंकर था जहाँ पे हिटलर की डेथ होती है, लास्ट में उसने सुसाइड किया, उसको उन्होंने बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से रखा हुआ है। उसको उन्होंने एक पार्किंग बना दिया है जर्मनी में, आप जाके देखेंगे। वो ऐसा इसलिए किया कि अभी भी नाजी सपोर्टर्स तो कुछ होंगे, वो आके कहीं उसको वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट ना बना दे। तो जर्मन गवर्नमेंट ने लेटर ऑन बहुत सारे प्रयास किए कि नाजी जो होने की वजह से जितना उनके ऊपर बुरा असर पड़ा है, पूरे देश ने, पूरे वर्ल्ड ने उनको बुरी नज़र से देखा है, उसको वो ख़त्म कर पाएँ। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास किए गए। जब वॉर ख़त्म होती है तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरेमबर्ग जो है वो सेटअप किया जाता है टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स। तो उनको जो नाजी लोग थे उनको भी प्रोसिक्यूट कर दिया जाता है बाद में। सो दिस वाज द चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ के आई होप आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में किस तरीके से जर्मनी में डेवलपमेंट हुए, क्या कारण रहे कि नाजिज़म का जो है आगमन होता है, क्या कारण रहे कि नाजिज़म इतना पावरफुल जो एक कल्ट की तरह बन जाता है, कैसे लोग उसको सपोर्ट करते हैं, क्या ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं कि ज्यूज़ का इतना बुरी तरीके से जो है एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है। तो ये सारे के सारे चीज़ें आई होप आपको ये आपके हेड में बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, एक बेसिक फ्रेमवर्क ज़रूर बन गया होगा। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आई विल स्ट्रांगली इंसिस्ट कि आप इसको कम से कम 2 बार ज़रूर सुन लें, ज़रूर देख लें, तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री विल ऑल्सो हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो जब आप देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस जो अभी भी पढ़ते हैं आप, और ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, तो उसके बीच में को रिलेशन जो है आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद जो कोल्ड वॉर जो चलती है उसके कारण क्या रहे थे, वो ये सारे चैप्टर्स को पढ़ के आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।